अच्छा जी, तो अब लास्ट टॉपिक रह गया पिट्यूटरी का, जो कि है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये असल में कंपोज हुआ हुआ है मॉडिफाइड ग्लियल सेल्स का, जिसको हम पिट्यूटरी साइट्स कहते हैं। ठीक है, और एक्सोनल प्रोसेसेस जो हैं ये एक्सटेंड कर रही हैं फ्रॉम द नर्व सेल बॉडीज ऑफ द इन द सुप्रा ऑप्टिक, और देखिए ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लिया ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ से इनकी नर्व सेल बॉडीज एक्सटेंड कर रही हैं। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है ये दो तरह के पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करेंगे। एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये जो दो पेप्टाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये स्टोर होते हैं एक्सॉन्स के अंदर, एक्सॉन के टर्मिनल्स में इन द न्यूरो हाइपोफाइसिस, और फिर रिलीज होते हैं सर्कुलेशन में इन रिस्पॉन्स टू अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। ठीक है, अब एडीएच जो है ये नोना पेप्टाइड होता है, नोना पेप्टाइड हार्मोन, जो सिंथेसाइज प्रीडोमिनेंटली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द सेवरल डिफरेंट स्टिमुलाई, जिसमें प्लाज्मा का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जिस तरह बढ़ जाता है, या फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम की डिस्टेंशन हो जाए एक्सरसाइज के दौरान, या कोई सर्टेन इमोशनल स्टेट है, तो ये एडीएच रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल इनटू द न्यूरो हाइपोफाइसिस इनटू द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन में आ गया। अब हार्मोन जाके एक्ट करता है हमारी ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी पे, ताकि ये रिजॉर्प्शन करवाएगा वो फ्री वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। और अब बात करें अगर ऑक्सीटॉक्सिन की, तो ये स्टिमुलेट करवाता है कॉन्ट्रैक्शन हमारे स्मूथ मसल्स की। ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस में स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑक्सीटॉक्सिन करवाता है। और लेक्टिफेरस जो डक्ट्स होती हैं मेमरी ग्लैंड्स की, उनकी भी सराउंडिंग जो मसल होता है उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अगर ऑक्सीटॉक्सिन की सिंथेसिस में इम्पेयरमेंट हो जाती है और रिलीज जो है वो एसोसिएटेड नहीं होगा विद सिग्निफिकेंट क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटीज़। ठीक है, अगर इसकी जो है डेफिशिएंसी वगैरह हो जाए तो इतना सिग्निफिकेंटली हमें क्लिनिकली नहीं मिलेंगी एब्नॉर्मलिटी। क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम है वो एडीएच की अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन के साथ होंगे। ठीक है, पोस्टीरियर में मोस्टली ये मैटर करता है एडीएच। तो एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हम पढ़ते आए हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, यानी पोलीयूरिया। क्यों होती है, क्योंकि किडनी जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही प्रॉपरली फ्रॉम द यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो बहुत से कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, जिसमें अगर हेड ट्रॉमा हो जाए, न्यूप्लाज्म हो, कोई इन्फ्लामेटरी कोई डिसऑर्डर हो जाए हमारे इस हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का, या सर्जिकल प्रोसीजर जो कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करे, उस वजह से ये डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। अब कंडीशन कभी कभार स्पॉन्टेनियसली खुद ही इडियोपैथिकली भी अराइज करती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से डिज़ाइनेट हुई है सेंट्रल, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट करें फ्रॉम द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़। ठीक है, सेंट्रल वो होगी जो कि इस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से है, जबकि नेफ्रोजेनिक याद रखिएगा जब हमारा रीनल ट्यूब्यूलर अनरिस्पॉन्सिवनेस हो टू द सर्कुलेटिंग एडीएच। एडीएच उसमें होगा लेकिन ट्यूब्यूल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करनी, किडनी में ट्यूब्यूल्स, तो उसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों ही डिजीज़ की सिमिलर एक जैसी होती हैं, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होगा, जिसमें इनअप्रोप्रिएटली लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। सीरम में सोडियम और ऑस्मोलैलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव, क्योंकि रीनल लॉस हो रहा है ना फ्री वाटर का, तो पीछे ऑस्मोलैलिटी सोडियम वगैरह बढ़ जाएगा प्लाज्मा में, जिसके नतीजे में थर्स्ट और पोलीडिस्पिया होगा पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट्स जो कि पानी पिएंगे, यानी वो पेशेंट जो कि पानी पी सकते हैं, तो वो जनरेट करेंगे, वो जनरली मतलब कंपनसेट कर देंगे फॉर द यूरिनरी लॉस, क्योंकि लॉस भी हो रहा है फिर वो पानी पी रहे हैं तो कंपनसेट हो रहा है। लेकिन वो पेशेंट जो कि अपटूनेटेड हैं, बेड रिडन हैं, या फिर वो लिमिटेड हैं इन देयर एबिलिटी टू ऑब्टेन द वाटर, तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन हो सकती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। अगला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम है वो है सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एडीएच, जिसको हम सियाड सिक्रीशन या सियाड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन टिपिकली साथ में एडीएच के एक्सेस के साथ एसोसिएटेड होगा। अब इसमें याद रखिएगा एडीएच ज़्यादा हो रहा है, जो कि क्या करवाएगा, बहुत ज़्यादा फ्री वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो बॉडी के अंदर सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉजेज़ हैं इस सियाड के, या तो एक्टोपिकली ये एडीएच सिक्रीट हो, इसकी सिक्रीशन हो किसी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की वजह से। पार्टिकुलरली आपने याद रखना है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से ये प्रोड्यूस होता है एक्टोपिकली एडीएच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। या कोई नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है लंग की, उससे एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे हाइपोथैलेमस को या न्यूरो हाइपोफाइसिस को लोकली इंजरी हो जाए उस वजह से, तो इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो डोमिनेट होती है कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा, सेरिब्रल एडिमा, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके नतीजे में न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन हो सकता है।
ऑल्दो टोटल बॉडी वाटर तो बढ़ गया है, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम जो है बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा। पेरिफेरल एडिमा याद रखिएगा डेवलप इसमें नहीं होती। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन यूनिट का कंप्लीट हुआ, विच वॉज द पिट्यूटरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का थायराइड। ठीक है, थायराइड में हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़, डिफ्यूज एंड मल्टीनोड्यूलर गोइटर, थायराइड नियोप्लाज्म्स। ठीक है, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थायराइड के बारे में बताया गया है कि थायराइड ग्लैंड जो है दो बल्कि लेटरल लोब्स का बना हुआ है, जो कि आपस में कनेक्ट हुए हुए रिलेटिवली थिन इस्थमस की मदद से, यूजुअली लोकेटेड बिलो एंड एंटीरियर टू द लैरिंग्स। ठीक है, एंटीरियर टू द लैरिंग्स होंगे, आपस में इस्थमस के साथ जो है थिन इस्थमस के साथ ये दोनों लेटरल लोब्स कनेक्ट हुए हैं। अब थायराइड ग्लैंड जो है एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे डेवलप करता है, जब इवेजिनेशन हो जाए, डेवलपिंग हमारी फेरिंजियल एपिथेलियम की, जो कि नीचे जाके डिसेंड करेगी फ्रॉम द फोरामेन सीकम, जो कि बेस ऑफ द टंग पे होता है, हमें पता है, वहाँ से डिसेंड करेगी टू इट्स नॉर्मल पोजिशन की तरफ इन द एंटीरियर नेक। ठीक है, अब ये जो पैटर्न होता है ना इसके डिसेंट का, नीचे जाने का, ये एक्सप्लेन करता है ओकेजनल प्रेजेंस हमें एक्टोपिक थायराइड टिश्यू भी मिलता है, जो कि ज़्यादातर बेस ऑफ द टंग पे हमें मिलता है। इसको हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड, या फिर बाकी भी साइट्स पे एबनॉर्मली हाई इन द नेक हमें ये थोड़ा सा टिश्यू मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये डिसेंड करता है। ठीक है, तो थायराइड जो है ना इसको डिवाइड किया गया दो लोब्यूल्स के अंदर, हर एक जो है 20 से 40 इवनली डिस्पर्स्ड फॉलिकल्स का बना हुआ है लोब्यूल। फॉलिकल्स जो है वो क्यूबॉइडल या लो कॉलमनार एपिथेलियम के साथ लाइन हुए हुए हैं, जो कि थायरोग्लोबुलिन के साथ फिल हुए हुए हैं। आयोडीनेटेड प्रीकर्सर होता है ये थायरोग्लोबुलिन, आयोडीनेटेड प्रीकर्सर प्रोटीन है एक्टिव थायराइड हार्मोन की। ठीक है, प्रीकर्सर है जो आयोडीनेटेड है। अब इन रिस्पॉन्स टू द ट्रॉफिक फैक्टर्स जो हाइपोथैलेमस से आएंगे, ट्रॉफिक फैक्टर जैसे कि TSH हो गया, जिसको हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस से आएगा और रिलीज़ करवाएगा थायरोट्रॉफ्स को हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से आया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरोट्रॉफ को रिलीज़ करवाया इनटू द सर्कुलेशन। अब TSH बाइंड करेगा थायराइड के फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वजह से एक्टिवेशन भी होगी और कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा इन द रिसेप्टर, जो अलाउ करेगा इसको टू एसोसिएट विद द स्टिमुलेटरी G प्रोटीन। तो इसका जो फिगर है इसमें देखिए 20.6 में यहाँ दिखाया गया है, इसमें होम्योस्टेसिस दिखाई गई है वैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस की, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थायराइड हार्मोन का। सिक्रीशन थायराइड हार्मोन की यानी कि T3 की और T4 की कंट्रोल होती है हमारे इन ट्रॉपिक फैक्टर से, जो कि दोनों हाइपोथैलेमस से भी और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये ट्रॉपिक फैक्टर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर कम लेवल है T3 के और T4 के, तो वो जाके स्टिमुलेट करेंगे इस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये कॉज करवाएगा T3 के और T4 के लेवल को कि वो बढ़ जाएँ। एलिवेटेड अगर है T3 और T4 का लेवल, तो ये इंटर्न इसको सप्रेस कर देगा सिक्रीशन दोनों TRH की भी और TSH की। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको याद रखिएगा, हम नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। TSH जाके बाइंड करेगा हमारे TSH रिसेप्टर्स के साथ, जो कि थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम पे मौजूद है। ठीक है, तो इनके साथ ये बाइंड करेगा और जो कि एक्टिवेशन करवा देगा G प्रोटीन्स की, साइक्लिक AMP रिलीज़ होगा और साइक्लिक AMP मीडिएटेड सिंथेसिस होगी और रिलीज़ होगा थायराइड हार्मोन्स का यानी T3 का और T4 का। ठीक है, पेरिफेरी में ये T3 और T4 जाके इंटरेक्ट करेंगे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ, TR रिसेप्टर के साथ पेरिफेरी में जाके एक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में, और एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जो कि ट्रांसलोकेट करेगा टू द न्यूक्लियस की तरफ और बाइंड करेगा सो कॉल्ड थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, TRE के साथ बाइंड करेगा ऑन द टारगेट जीन्स, देयर बाय फिर इनिशिएट करवा देगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारा इस फिगर में डिमॉन्स्ट्रेटेड है। तो जिस तरह यहाँ फिगर में भी दिखाया गया कि एक्टिवेशन जो है स्टिमुलेटरी G प्रोटीन की, वो रिजल्ट करेगी इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP लेवल, जो कि स्टिमुलेट करेंगे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को और रिलीज को। थायराइड जो हमारे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं ना, ये कन्वर्ट करते हैं थायरोग्लोबुलिन को इनटू दी थायरोक्सिन यानी T4 एंड लेसर अमाउंट्स में ट्राईआइडोथायरोनिन यानी T3 के अंदर। ठीक है, T4 और T3 जो है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाएंगे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड्स जो हैं वो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं, आपने याद रखना है। जैसे कि T4 बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होती है ना, उसके साथ ये बाइंड करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द पेरिफेरल टिश्यूज़। बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये मेंटेन करेगी सीरम के अंदर अनबाउंड यानी फ्री T3 एंड T4 की कंसंट्रेशन विद इन द नैरो लिमिट। ठीक है, कुछ अपने साथ ये
T4 बाइंडिंग ग्लोबुलिन इनको बाइंड रखेगी, थोड़ा बहुत जो है सीरम में देगी फ्री फॉर्म में, उसको मतलब मेंटेन रखेगी नैरो लिमिट में, वाइल इंश्योरिंग दैट द हार्मोन्स आर रेडिली अवेलेबल टू द टिश्यूज़। अब पेरीफेरी में जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्री T4 होता है ना, ये डी आयोडिनेट हो जाएगा T3 के अंदर, ठीक है। अब T3 जाके थायराइड हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ टारगेट सेल्स में बाइंड करेगा, ठीक है, टारगेट सेल्स में विद 10-fold ग्रेटर एफिनिटी बनस्पत T4 के। T3 की मतलब ज़्यादा एफिनिटी है कि वो बाइंड करे बनस्पत T4 के, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी वगैरह ज़्यादा है। बाइंडिंग जो है थायराइड हार्मोन की अपने न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ, TR रिसेप्टर्स के साथ एक क्रिएट करेगी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन सबसेट ऑफ सेलुलर जीन्स की। अब ये प्रोड्यूस करेगा डाइवर्स सेलुलर इफेक्ट, यानी कि एक तो कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज़ होंगे, लिपिड कैटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट का मतलब कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी और वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप्स उनके अंदर प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस बढ़ेगी। तो अब जो नेट रिजल्ट है ना इस तरह के प्रोसेसेस का, वो ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे इन थायराइड हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाएगा। अब क्लिनिकल रिकॉग्निशन पे आते हैं। क्लिनिकल रिकॉग्निशन जो है ना डिजीज़ की ऑफ द थायराइड, वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि मोस्ट अमेंडेबल होती है टू मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ में वो कंडीशन आ जाती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज़ हो इन थायराइड हार्मोन्स का, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म, और मास लेशन भी हो सकती है थायराइड की। तो यहाँ पे हम आगे जो है कंसिडर करेंगे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस इस सारे डिस्टर्ब थायराइड फंक्शन के, और जो फॉलो होंगे बाय एन ओवरव्यू ऑफ डिसऑर्डर्स जो जनरेट करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कौन से डिसऑर्डर्स इनको जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला है टॉपिक हाइपर थायरॉयडिज्म। थायरोटॉक्सिकोसिस ये एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है जो कि जब हमारी सर्कुलेशन में फ्री T3 और T4 के लेवल बढ़ जाएं, उसकी वजह से ये थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपर थायरॉयडिज्म होगा। अब क्योंकि ये कॉज होता है मोस्ट कॉमनली बाय द हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसके हाइपर फंक्शनिंग की वजह से, तो इसीलिए थायरोटॉक्सिकोसिस को हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। सर्टेन कंडीशन में हाउएवर जो ओवर सप्लाई है ये या तो एक्सेस रिलीज ऑफ द प्री फॉर्म्ड थायराइड हार्मोन्स की वजह से हो रही है, यानी बन गए हैं थायराइड हार्मोन प्री फॉर्मली और उनका रिलीज ज़्यादा हो रहा है जैसे कि थायरोडाइटिस में होता है, या फिर ये एक्स्ट्रा थायरोइडल सोर्स से भी अराइज कर सकता है रादर देन द हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड। तो इस टेबल में जो है 20.2 में इसमें हमारे पास शोन है कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। एक तो हाइपर थायरोडिज्म के साथ जो एसोसिएटेड हो, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी में आपने याद रखना है कि डिफ्यूज़ टॉक्सिक हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, यानी ग्रेव्स डिजीज़ में हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर फंक्शनिंग या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में, हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक एडिनोमा में आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपर थायरोडिज्म भी होता है। सेकेंडरीली भी होता है जिसमें TSH का, यानी ऊपर से जो है TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी कोई एडिनोमा है जो कि फिर जो है थायराइड की ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहा है। ये हो गया हाइपर थायरोडिज्म के साथ एसोसिएटेड कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। दूसरे होते हैं नॉट एसोसिएटेड विद हाइपर थायरोडिज्म, उसमें होता है कोई ग्रेनुलोमेटस यानी डी क्यूवेरवेन थायरोडाइटिस जो कि एक पेनफुल कंडीशन है, सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस जो पेनलेस है, स्ट्रोमा ओवराई यानी ये ओवेरियन टेराटोमा होता है विथ थायराइड, एंड देन है फेसिचुअस थायरोटॉक्सिकोसिस जो कि एक्सोजेनस थायरोक्सिन इनटेक की वजह से होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसमें कॉजेज़ हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के। तो थस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ द ओनली वन एल्बेट द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, उसकी जो है थायरोटॉक्सिकोसिस की कैटेगरी है ये हाइपरथायरॉयडिज्म। डिस्पाइट दिस इज क्लियर डिस्टिंक्शन, the following discussion adheres to the common practice of using the term thyrotoxicosis and hyperthyroidism interchangeably। एक तो जो तीन मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं इस थायरोटॉक्सिकोसिस के, वो एसोसिएटेड होते हैं इसी ग्लैंड के हाइपर फंक्शन की वजह से, ठीक है, यानी डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया हमारे थायराइड का, साथ में जो है ग्रेव्स डिजीज़ हो जाना, ये फॉर्म होती है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ की जो कि 85% केसेस में होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है यानी जिसमें ग्रेव्स डिजीज़ है थायराइड की और डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया हो रहा है। इसके अलावा हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, इसमें भी मतलब ग्लैंड का हाइपर फंक्शन होता है और साथ में थायरोटॉक्सिकोसिस होती है। इसके अलावा हाइपर फंक्शनल टॉक्सिक एडिनोमा ऑफ द थायराइड, तो इसमें भी हाइपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड एंड थायरोटॉक्सिकोसिस प्रेजेंट होगा। तो क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की वो प्रोटीन है और मेनली एट्रीब्यूट हुई हैं टू द हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट क्यों हुई है, वो इंड्यूस हुई है थायराइड हार्मोन्स की वजह से,
और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट की वजह से हमें थायरोटॉक्सिकोसिस में कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। जो स्किन होती है ना थायरोटॉक्सिक इंडिविजुअल्स की, वो सॉफ्ट होगी, वार्म, फ्लश्ड, क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ जाता है। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाती है, हीट का लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, हीट इनटॉलरेंस होती है, इस तरह के पेशेंट्स को बर्दाश्त नहीं होती हीट, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इनमें कॉमन है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है जिसकी वजह से वेट लॉस। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स डिस्कस कर रहे थे, तो मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से वेट लॉस होगा डिस्पाइट द इंक्रीज ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट ज़्यादा है लेकिन फिर भी वेट लॉस हो जाएगा हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें स्टिमुलेशन ऑफ द गट जो है वो रिजल्ट करेगी इन द रैपिड ट्रांजिट्स टाइम, यानी हाइपर मोटिलिटी हो जाएगी जो कि फ़ैट की मेल अब्जॉर्प्शन करवा सकती है और इवन स्टीटोरिया हो सकता है, यानी लॉस ऑफ फैट इन फीसेस। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, पेशेंट को पाल्पिटेशंस होंगी और टैकीकार्डिया कॉमन होगा क्योंकि इसमें दोनों कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी भी बढ़ जाती है और इसके अलावा पेरिफेरल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से पाल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया हो रहा है। ओल्डर जो पेशेंट्स होते हैं, एडल्ट पेशेंट्स जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ होगी तो उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस में पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करेगा नर्वसनेस, ट्रेमर, इरिटेबिलिटी ड्यू टू द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से। अब 50% जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस डेवलप करेंगे, उसको हम कहते हैं थायराइड मायोपैथी, प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस को। ऑक्यूलर चेंजेस में ये ज़्यादातर अटेंशन पे आते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म में। इस फिगर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो वाइड स्टेयरिंग गेज और लिड लैग जो हैं ये प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमें पता है कि इसमें सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हो रही है सुपीरियर टार्सल मसल की, जिसको हम मुलर्स मसल कहते हैं। ये मुलर्स मसल जो है ये फंक्शन करता है अलोंग साइड द लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल, ताकि ये हमारी अपर आईलिड को रेज करे। तो इसकी सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से लिड लैग होगा, वाइड स्टेयरिंग गेज होगा। ठीक है, आइज़ जो है बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन होंगी, लिड जो है पीछे लैग कर जाएगी। हाउएवर जो फुल ब्लोन थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी होती है ना, वो एसोसिएटेड होती है प्रोप्टोसिस के साथ। ये फीचर सिर्फ हमें ग्रेव्स डिजीज़ में मिलता है जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है थायराइड स्ट्रोम, ये डिजिग्नेट करता है एब्रप्ट ऑनसेट हो जाए सिवियर हाइपरथायरॉइडिज्म का, अचानक से एब्रप्ट, उसको हम थायराइड स्ट्रोम कहते हैं। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनको ग्रेव्स डिजीज़ हो और प्रोबेबली रिजल्ट करेगा फ्रॉम एन अक्यूट एलिवेशन ऑफ द कैटिकोलामीन लेवल। ठीक है, कैटिकोलामीन अक्यूटली इसमें बढ़ जाएंगे एज माइट बी इनकाउंटर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन या सर्जरी के दौरान, या फिर जब एंटी थायराइड मेडिकेशन की सेसेशन की जाए, या कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है ये एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म करवा सकता है क्योंकि कैटिकोलामीन लेवल एब्रप्टली अक्यूटली एलिवेट हो जाएंगे। थायराइड स्ट्रोम जो है ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और जैसा कि नंबर ऑफ़ अनट्रीटेड पेशेंट से सिग्निफिकेंट है कि वो कार्डिक एरिथमियास की वजह से डाई कर जाएंगे, तो इस वजह से ये एक कार्डिक मेडिकल इमरजेंसी है। नेक्स्ट है एपैथेटिक हाइपरथायरॉइडिज्म। ये रेफर करता है कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो ओल्डर एडल्ट्स के अंदर जिनको टिपिकल फीचर्स हों थायराइड हार्मोन एक्सेस के। ठीक है, ऑफन वो ब्लंटेड सिम्टम्स हो। ठीक है, ब्लंट सिम्टम्स होंगे ओल्डर एडल्ट्स में जिनको थायराइड हार्मोन एक्सेस के सिम्टम्स ज़्यादातर ब्लंट होंगे, याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं एपैथेटिक हाइपरथायरॉइडिज्म। तो इसमें जो अंडरलाइंग थायराइड डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर डिटेक्ट होती है ड्यूरिंग द लेबॉरेटरी वर्कअप, जिसमें पेशेंट को अनएक्सप्लेन वेट लॉस की वजह से या फिर वर्सनिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से वो आएगा, तो उसमें लैब वर्कअप में डायग्नोज होता है कि इसको एपैथेटिक हाइपरथायरॉइडिज्म है। अब हाइपरथायरॉइडिज्म की जो डायग्नोसिस है वो बेस्ड है क्लिनिकल फीचर्स पे और लैब डेटा पे। तो सीरम में जो TSH की मेजरमेंट है ये मोस्ट यूज़फुल सिंगल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हाइपरथायरॉइडिज्म का, क्योंकि इस TSH के लेवल जो है वो डिक्रीज़ भी हो जाते हैं इवन एट दी अर्लीस्ट स्टेजेस व्हेन द डिजीज़ में स्टिल बी सब क्लिनिकल। तो उस टाइम पे हमें इसके लेवल कम भी मिल सकते हैं। रेयर केसेस में पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस एसोसिएटेड सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म वाले केसेस में TSH के जो लेवल्स हैं वो या तो नॉर्मल होंगे या रेज्ड होंगे। लो TSH की वैल्यू यूजुअली एसोसिएटेड होती है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फ्री T4 के साथ। T4 ज़्यादा है, उस वजह से TSH का लेवल लो है। इन द ओकेजनल पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म रिजल्ट
प्रीडोमिनेटली फ्रॉम इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3। इसको हम कहते हैं T3 टॉक्सिकोसिस, ठीक है। T3 टॉक्सिकोसिस यानी T3 के बढ़ने की वजह से TSH के लेवल कम हुए। तो इस तरह के केसेस में जो फ्री T4 होता है इसके लेवल भी कम हो सकते हैं और डायरेक्ट मेजरमेंट सीरम T3 की यूज़फुल रहेगी। वंस ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस की बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ TSH एंड फ्री थायरॉयड हार्मोन असे, तो हम मेजरमेंट करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक की। इसकी मेजरमेंट करेंगे बाय द थायरॉयड ग्लैंड, कितना वो अपटेक कर रहा है आयोडीन का। तो ये वैल्यूएबल रहेगा इन डिटरमाइनिंग द एटियोलॉजी, यानी कॉज कहाँ पे है T3 बढ़ने के। थायरोटॉक्सिकोसिस का मेन कॉज क्या है वो इस आयोडीन अपटेक से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ तरह के जो इस तरह के स्कैन्स होते हैं वो हमें शो करेंगे डिफ्यूजली इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ आयोडीन इन द ग्रेव्स डिजीज़, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ अपटेक होता है। इंक्रीज्ड अपटेक इन सॉलिटरी नोड्यूल, उसमें भी इन द टॉक्सिक एडिनोमा। और थायरोडाइटिस में जबकि हमें डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ आयोडीन मिलता है। तो ये आयोडीन अपटेक जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसकी डायग्नोसिस में। हाइपरथायरॉयडिज्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है जब कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डीअरेंजमेंट आ जाए जो कि हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करे। स्ट्रक्चरल भी हो सकती है या फंक्शनल। तो अब ये जो डिसऑर्डर है इसको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज के अंदर। डिपेंड करता है कि वेदर ये इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटी से अराइज किया है थायराइड के अंदर या फिर कोई हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। तो इस टेबल में जो है कॉजेज़ गिवन है हाइपोथायरॉयडिज्म के। प्राइमरी जो है वो पोस्ट एब्लेटिव हैं सबसे पहले, जिसमें सर्जरी की वजह से या रेडियो आयोडीन थेरेपी, एक्सटर्नल इरिडिएशन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ऑटो इम्यून थायरॉयडिज्म भी टाइप है जिसकी एग्जांपल है हाशिमोटो थायरोडाइटिस। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ड्रग्स में याद रखिएगा लिथियम आयोडाइड्स, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, ये हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है। कंजेनाइटल बायोसिंथेटिक डिफेक्ट हो जिसको हम डिसहार्मोजेनेटिक गोइटर कहते हैं, ये रेयर कंडीशन है, इसमें भी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। जेनेटिक डिफेक्ट हो थायराइड की ही डेवलपमेंट में जो कि रेयर है, या थायराइड हार्मोन से रेजिस्टेंट सिंड्रोम हो। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी या सेंट्रल कॉजेज होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसमें पिट्यूटरी का फेलियर हो जाए विच इज़ रेयर कंडीशन, एज वेल एज हाइपोथैलेमिक फेलियर हो जाए विच इज़ ऑल्सो रेयर कंडीशन। तो अब जो हाशिमोटो थायरोडाइटिस है, आयोडीन डेफिशिएंसी, ड्रग्स और इसके अलावा कंजेनाइटल बायोसिंथेटिक डिफेक्ट, ये सब जो है इनमें साथ में हमें थायराइड की इनलार्जमेंट मिलती है, यानी गोइट्रस हाइपोथायरॉयडिज्म हम इनको कहते हैं, ये आपने याद रखना है। हाशिमोटो थायरोडाइटिस और पोस्ट एब्लेटिव जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये सेकेंडरी भी हो सकता है किसी कंजेनाइटल या ऑटो इम्यून या आइट्रोजेनिक कॉजेज़ की वजह से। सबसे पहले हैं जेनेटिक डिफेक्ट जो कि परटर्ब करते हैं थायराइड की डेवलपमेंट को, जिसको हम थायराइड डिसजेनेसिस कहेंगे, या थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को, तो इसको डिसहार्मोजेनेटिक गोइटर कहते हैं। ये रेयर है लेकिन ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का यूएस में। इसके अलावा इंडेमिक डेफिशिएंसी डाइटरी आयोडीन की, ये टिपिकली मैनिफेस्ट होती है बाय हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि अर्ली चाइल्डहुड में इसकी मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, और ये कंजेनाइटल भी कहलाता है लेकिन किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा। ये बहुत ही कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म का इन्फेंट्स में और बच्चों में पूरी दुनिया में, ठीक है। इंडेमिक डेफिशिएंसी डाइटरी आयोडीन की। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ की वजह से भी होता है, ये भी कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म का कुछ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पे आयोडीन जो है वो सप्लीमेंट किया जाता है डाइटरी सॉल्ट प्रोडक्ट्स में, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया जाता है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो हाशिमोटो थायरोडाइटिस की वजह से ही होते हैं, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आइट्रोजेनिक हाइपोथायरॉयडिज्म या तो सर्जिकल या रेडिएशन इंड्यूस्ड एब्लेशन ऑफ द थायराइड पैरेन्काइमा की वजह से होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा इसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है, या अनइंटेंटेड कोई एडवर्स इफेक्ट सर्टेन ड्रग्स का, उस वजह से आइट्रोजेनिक हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो अब आ जाए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आता है क्रेटिनिज्म एंड मिक्सिडिमा। क्रेटिनिज्म का मतलब है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो, डेवलप हो इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसको हम क्रेटिनिज्म कहेंगे। अब ये डिसऑर्डर फेयरली कॉमन है इन द एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड जहाँ पे डाइटरी आयोडीन की डेफिशिएंसी है डाइट में, वहाँ पे ये इंडेमिक है, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज़ लाइक हिमालयाज़, एंडीज़, यहाँ पे इंडेमिक क्रेटिनिज्म होता है। लेकिन अब ये लेस फ्रीक्वेंट है क्योंकि वाइड स्प्रेड सप्लीमेंटेशन की गई है सॉल्ट की आयोडीन के साथ। बाय कंट्रास्ट एंजाइम के डिफेक्ट्स जो कि इंटरफेयर करेंगे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में, वो कॉज बनते हैं स्पोरेडिक क्रेटिनिज्म के,
ठीक है, एंजाइम में कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं क्रेटिनिज्म के, उसमें है इम्पेयर्ड डेवलपमेंट स्केलेटल सिस्टम की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, कोर्स फेशियल फीचर्स जिसमें प्रोट्रूडिंग टंग और अम्बिलाइकल हर्निया आ जाते हैं। ठीक है, सिवियरिटी जो है मेंटल इम्पेयरमेंट की क्रेटिनिज्म में वो देखी गई है टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द डेफिशिएंट स्टेट इन यूट्रो, यानी यूट्रो में जिस टाइम से उसकी डेफिशिएंसी हुई आयोडीन की, उस टाइम से उस हिसाब से जो है मेंटल इम्पेयरमेंट होगी। नॉर्मली मैटरनल हार्मोन्स जो कि क्रिटिकल होते हैं टू फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, जिसमें T3 और T4 आ जाता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। अगर मैटरनल थायराइड डेफिशिएंसी प्रेजेंट हुई बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फीटल थायराइड ग्लैंड, तो मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा सिवियर होगी उस बच्चे में। बाय कंट्रास्ट, रिडक्शन इन द मैटरनल थायराइड हार्मोन लेटर इन द प्रेगनेंसी, अगर देर से होती है थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, जब फीटल थायराइड डेवलप हो चुका है, तो इससे नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगी, अलो होगी, क्योंकि अभी इनफ है फीटस का जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ है कि उसको थायराइड हार्मोन्स प्रोवाइड करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब हाइपोथायरॉयडिज्म ओल्डर चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में जो है कंडीशन करवा देगा, जिसको हम कहते हैं मिक्सिडीमा। इनिशियल जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसमें जनरलाइज्ड फटीग, एपैथी और मेंटल स्लगिशनेस है, जो कि मिमिक कर सकती है डिप्रेशन को। डिक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है और स्वेटिंग भी कम हो जाएगी इस तरह के पेशेंट में। स्किन जो है जिसकी वजह से कूल रहेगी और पेल होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो भी कम हो गया है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। एक्सरसाइज की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और ये इसमें दो फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी। थायराइड हार्मोन्स जो है ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेवरल सार्कोलेमल जीन्स की, जैसे कि कैल्शियम ATPase की। ठीक है, इनकी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, जिनके इनकोडेड प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं हमारे एफिशिएंट कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोमोट करता है एथ्रोजेनिक लिपिड प्रोफाइल, यानी कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ा देता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये आगे जाके एडवर्स कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है इन दिस डिजीज़। हिस्टोलॉजिकली हमें इसमें एक्यूमुलेशन मिलती है मैट्रिक्स सब्सटेंसेस की, याद रखिएगा, इसमें ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस और हाइलुरोनिक एसिड जो है स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यू एज वेल एज विजरा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से नॉन पिटिंग इडीमा होगी, ब्रॉडनिंग और कोर्सनिंग होगी फेशियल फीचर्स की, इनलार्जमेंट ऑफ द टंग एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस। ठीक है, ये सब इस तरह के मैट्रिक्स मटेरियल की एक्यूमुलेशन की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस एंड हाइलुरोनिक एसिड। दैन लास्ट में है डायग्नोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म की, ये लेबॉर्ट्री एवेल्यूशन पे बेस्ड है। जैसा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में केस था, सीरम में TSH की मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए भी। तो सीरम TSH कंसनट्रेशन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ जाएगी, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन हो गई है, लॉस हो गई है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की और थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। अच्छा, तो इस फिगर को भी देखिए, इससे ईजी हो जाएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस में हमें सीरम में TSH की कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्यों? क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, TRH की और TSH की जो फीडबैक इनहिबिशन वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, बाय द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी वो फीडबैक नहीं हो रही, जिसकी वजह से TSH ज़्यादा हो रहा। TSH की कंसनट्रेशन हमें उस केस में ज़्यादा नहीं मिलेगी उन इंडिविजुअल्स में जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म प्राइमरी हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़ की वजह से हुआ हो, उसमें हमें TSH ज़्यादा नहीं मिलता। और सीरम T4 की अगर बात करें तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म कोई भी ओरिजिन का अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें सीरम में T4 डिक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी डायग्नोसिस है, यानी TSH जो है हमें एलिवेटेड ही मिलता है, क्योंकि T4 वगैरह कम है, तो वो उसको इनहिबिट ही नहीं कर पा रहे, ना हाइपोथैलेमस को, ना इंटीरियर पिट्यूटरी के TSH को, ना ही TRH को ये इनहिबिट कर पा रहे हैं, क्योंकि T4 ही डिक्रीज्ड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, दैट्स इट, ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थायराइड में ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस हाशिमोटो, सब अक्यूट ग्रैन्युलोमेटस जिसको डीक्वेवेरिन थायराइडाइटिस कहेंगे, सब अक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, अदर फॉर्म ऑफ थायराइडाइटिस एंड ग्रेव्स डिजीज़।
सबसे पहले कि ऑटो इम्यूनिटी अंडरलाइन कॉज होती है वैरायटी ऑफ थायराइड डिजीजेस में, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस, AITD। अब इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें थायरोइडाइटिस आ जाता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्टर्बेंसेस इन द थायराइड फंक्शन दैट आर नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन। ठीक है, फंक्शन में कोई एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्टर्बेंस आ गई है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्फ्लामेशन हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्रेव्स डिजीज़ में होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म थायरोइडाइटिस के। थायरोइडाइटिस इनकम्पास करता है डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिनमें हमें कुछ फॉर्म ऑफ थायराइड की इन्फ्लामेशन मिलती है। अब ये जो डिस्कशन है ये फोकस करेगी 3 मोस्ट कॉमन और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सब टाइप्स पे। सबसे पहली है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, नंबर 2 ग्रेनुलोमेटस या डी क्यूवरवेन थायरोइडाइटिस, एंड नंबर 3 सब अक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस। ये तीनों इसकी क्लिनिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टाइप्स हैं थायरोइडाइटिस की। सबसे पहले क्रोनिक लिम्फोसाइटिक या हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस बहुत ही कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म का इन द एरियाज ऑफ वर्ल्ड जहाँ पे आयोडीन के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, सफिशेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें ग्रेजुअली थायराइड का फेलियर होता जाएगा सेकेंडरी टू द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से ग्रेजुअली थायराइड फेलियर होगा। अब ये मोस्ट प्रिवेलेंट है 45 से 65 ईयर्स एज के दरमियान और ज़्यादा कॉमन है वुमेन में, जिसमें फ़ीमेल टू मेल रेशो याद रखिएगा 10:1 to 20:1 है। ठीक है, आल्दो ये प्राइमरीली ओल्डर वुमेन की डिजीज़ है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है इंक्लूडिंग चाइल्डहुड। तो इसमें सबसे पहले पैथोजेनेसिस की समझते हैं। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स टू द थायराइड ऑटो एंटीजेंस की वजह से होती है। ठीक है, थायराइड के ही अपने एंटीजेंस की वजह से उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो सर्कुलेटिंग हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे थायराइड के एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रेजेंट होती हैं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में। इम्यून रिस्पॉन्स आगे जाके प्रोग्रेसिव डिप्लीशन करवा देगा थायराइड के एपिथेलियल सेल्स के। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और साथ में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा हमें और फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब जो इंसाइटिक इवेंट हैं जो इस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को लीड कर रही हैं वो अभी तक फुली इल्यूसिडेट नहीं हुए, लेकिन मल्टीपल इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थायराइड सेल के डैमेज में जो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस फिगर में देखिए 20.8 में, जिसमें फॉलोइंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है पैथोजेनेसिस हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की, जिसमें दिखाया गया है कि ब्रेक डाउन इम्यून टॉलरेंस का टू द थायराइड ऑटो एंटीजन results in the progressive autoimmune destruction of the thyrocytes by infiltrating cytotoxic T cells, locally released cytokines या फिर antibody dependent cytotoxicity। तो जो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड किलिंग है थायराइड एपिथेलियल सेल्स की, नंबर 1 ये हो रही है इसमें। इसके अलावा साइटोकाइन मेडिएटेड सेल डेथ भी हो रही है। टी सेल की एक्टिवेशन जो है वो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवा रहा है, जैसे इंटरफेरॉन गामा की इन द थायराइड ग्लैंड, जिसके नतीजे में रिक्रूटमेंट भी हो रही है और जो मैक्रोफेजेस हैं उनकी एक्टिवेशन हो रही है और हमारे जो फॉलिकल्स हैं थायराइड के वो डैमेज हो रहे हैं। एंड नंबर 3 जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़, ये बाइंड करेंगी। उसके बाद एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, ये सारा इसमें डैमेज का जो है वो मैकेनिज्म है, पैथोजेनेसिस है पूरी। अब ये डिजीज़ जो है ये जो डिजीज़ है इसकी अपीयर हुई है कि इसमें सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट है जो कि बेस्ड है ऑन द कंकॉर्डेंस रेट ऑफ अबाउट 40% इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस and the presence of anti-thyroid antibodies in approximately 50% of the asymptomatic sibling of the affected patient। ठीक है, जो affected patients हैं उनके जो siblings हैं जो कि asymptomatic ही होते हैं उनमें भी हमें anti-thyroid antibodies मिलती हैं 50% केसेस में, और इसके अलावा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी ये डिजीज़ 40% कॉमन है। तो ज़्यादा जो ससेप्टिबिलिटी है इस हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की वो पोलीमोर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड है इन द इम्यून रेगुलेशन एसोसिएटेड जीन्स। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है इसमें याद रखिएगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4 जीन। ठीक है, CTLA4, ये याद रखिएगा BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये CTLA4 जो कि इनकोड करता है फॉर द नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द टी सेल रिस्पॉन्सेज, तो इसमें जो है म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है,
पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है हमें, ठीक है, इसकी इम्यून रेगुलेशन में। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो थायराइड जो है इसमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस में यूजुअली हमें डिफ्यूजली और सिमेट्रिकली इनलार्ज मिलेगा, बड़ा हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो हमें वाइड स्प्रेड इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी पैरेन्काइमा की, किस चीज़ के साथ, मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट के साथ, जिसमें छोटे छोटे से लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स भी थोड़े बहुत होंगे और वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स हमें नज़र आएंगे। तो इस फिगर में भी देखिए यहाँ हाशिमोटो थायराइडाइटिस दिखाया गया है। ये थायराइड का पैरेन्काइमा है जिसमें डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है जर्मिनल सेंटर्स के साथ। रेजिडुअल जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो डीपली यूजिनोफिलिक हर्थल सेल्स के साथ लाइन हुए हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो इस फिगर में भी देखिए तो थायराइड फॉलिकल्स एट्रोफिक हो जाएंगे, ठीक है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में बिल्कुल एट्रोफिक, और मैनी एरियाज़ जो हैं वो लाइन हुए हैं एपिथेलियल सेल्स के साथ, जो कि डिस्टिंग्विश हुए हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट यूजिनोफिलिक ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, जिसको हम हर्थल सेल या ऑक्सीफिल सेल कह रहे हैं, ठीक है। इनमें देखिए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है। तो ये जो मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स होता है ना नॉर्मल लो क्यूबॉइडल फॉलिकुलर एपिथेलियम का टू ऑनगोइंग इंजरी ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन, ये हर्थल सेल्स हमें कैरेक्टराइज हुए कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। इंटरस्टिशियल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो देखें वो बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है और एबंडेंट है। लेस कॉमनली जो थायराइड है वो छोटा हो गया है, एट्रोफिक हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ मोर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। तो इसको हम फाइब्रोजिंग वेरिएंट भी कह सकते हैं कि उसकी एट्रोफी हो गई है, स्मॉल हो गया साइज़ में ड्यू टू द फाइब्रोसिस, दिस इज़ दी फाइब्रोजिंग वेरिएंट। तो नेक्स्ट आ जाए इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है क्लिनिकल अटेंशन पे आएगा कि पेशेंट को पेनलेस किस्म की इन्लार्जमेंट होगी, आपने याद रखना है थायराइड की इन्लार्ज हो जाएगा लेकिन पेनलेस। ज़्यादातर सम डिग्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ज़्यादातर मिडिल एज की वुमेंस होती हैं, ठीक है। अब इन्लार्जमेंट जो है ना ग्लैंड की वो ज़्यादातर सिमेट्रिक होगी और डिफ्यूज़ होगी, लेकिन कुछ केसेस में ये सफिशेंटली लोकलाइज भी हो सकती है, तो ऐसा लगेगा कि हमें न्यूप्लाज्म का सस्पिशन भी रेज हो सकता है। अब यूजुअल क्लिनिकल कोर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म भी इस कंडीशन में ग्रेजुअली डेवलप होता जाएगा। कुछ केसेस में हाउएवर ये प्रिसीड होता है बाय ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी थोड़े टाइम के लिए थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो सकता है ट्रांजिएंटली, जो कि डिसरप्शन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स की वजह से हुआ है विथ सेकेंडरी रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड फॉलिकल्स डिसरप्ट हुए, उसके सेकेंडरीली थायराइड हार्मोन रिलीज हुए, उस वजह से ये ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है। वैसे तो नॉर्मली ये ग्रेजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म करवाता है, लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस की रीज़न ये है, ठीक है, डिसरप्शन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसको हम हाशिटॉक्सिकोसिस कह देंगे। अब इस फेज़ के दौरान जो फ्री T4 है और T3 इनके कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी हाशिटॉक्सिकोसिस के दौरान, और TSH अब बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अब हाइपोथायरॉयडिज्म सुपरवीन करेगी ना, तो T4 के और T3 के लेवल प्रोग्रेसिवली फिर कम होते जाएंगे, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, और साथ में अकम्पनी हुए हैं कि कंपनसेटरी इंक्रीज आ जाएगा TSH में। जाहिर सी बात है, हम पढ़ते आए जब T4 कम होगा T3 कम होगा तो फिर इसकी जो है इनहिबिशन नहीं हो पाएगी और TSH के लेवल बढ़ जाएंगे क्योंकि इनहिबिशन नहीं हो पा रही। अब पेशेंट्स जिनको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है ऑफन इनको कोई और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, याद रखिएगा, और उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमास डेवलप हो जाएं, जो कि टिपिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर ही अराइज करते हैं। तो अब जो रिलेशनशिप है हाशिमोटो डिजीज़ का और थायराइड एपिथेलियल कैंसर्स का, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है, विथ सम मॉर्फोलॉजिक एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज सजेस्टिंग प्री डिस्पोजिशन टू पेपिलरी कार्सिनोमास, यानी आगे जाके पेपिलरी कार्सिनोमास करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब टाइप है इसकी सब अक्यूट या ग्रेनुलोमेटस, जिसको हम डी क्यूर वेन थायराइडाइटिस कहते हैं। सब अक्यूट या ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, जिसको हम डी क्यूर वेन थायराइडाइटिस कहेंगे, ये हाशिमोटो डिजीज़ से इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है, ठीक है। डी क्यूर वेन थायराइडाइटिस बहुत ही कॉमन है बिटवीन दी 30s एंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड लाइक अदर फॉर्म ऑफ द थायराइडाइटिस ये फ्रीक्वेंटली वुमेन में ही होती है बनस्पत मैन के, ठीक है। अब सब अक्यूट थायराइडाइटिस बिलीव हुई है कि ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है या किसी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से जो ट्रिगर होता है बाय द वायरल इन्फेक्शन, और इसमें कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस नहीं होता। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है इनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ द थायराइडाइटिस, ठीक है, कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ होगा। अनलाइक द ऑटो इम्यून वाली थायराइड डिजीज़ जो हमने डिस्कस की ऊपर,
ये जो इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस में, ये सेल्फ परपेचुएटिंग नहीं होता, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली ही रेमिट कर जाएगा। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसमें हमें ग्लैंड फर्म मिलता है और इसका कैप्सूल बिल्कुल इंटैक्ट होगा। यूनिलेटरली या बायलेटरली ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। हिस्टोलॉजी जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें थायरॉयड फॉलिकल्स की डिसरप्शन रिवील होगी, कोलॉइड की एक्स्ट्रावाजेशन हो जाएगी और न्यूट्रोफिल्स आके वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, जो कि रिप्लेस हो जाएगा बाय द टाइम बाय लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ये सारे आके न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस कर देंगे। अब हमने कहा कि इसमें कोलॉइड एक्स्ट्राविजेट हो रहा है, तो एक्स्ट्राविजेटेड कोलॉइड जो है ये प्रोवोक करवाएगा एक्जुबरेंट ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन, जिसमें जायंट सेल्स के साथ कुछ में जो है हमें फ्रेगमेंट्स भी मिलेंगे कोलॉइड के। हीलिंग जो है वो होगी बाय द रेजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड आखिर में इसमें भी फाइब्रोसिस हो जाएगी। लास्ट में इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। थायरॉइडाइटिस का जो ऑनसेट है इस तरह की फॉर्म में, इस टाइप की जो थायरॉइडाइटिस का जो ऑनसेट है वो ज़्यादातर अक्यूट होता है। ठीक है, इसमें नेक पेन होता है, पार्टिकुलरली स्वेलोइंग के दौरान नेक पेन होगा, पेशेंट को फीवर होगा, मलेज, वेरिएबल इनलार्जमेंट हो जाएगी थायरॉइड की। ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म हमने डिस्कस किया, ये भी हो सकता है जैसा कि बाकी केसेस ऑफ थायरॉइडाइटिस में हो रहा था, और एज अ रिजल्ट ऑफ डिसरप्शन ऑफ द थायरॉयड फॉलिकल्स की वजह से। तो डिसरप्ट हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा और ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ल्यूकोसाइट का काउंट और एरिथ्रोसाइट की सेडिमेंटेशन रेट लाइक ESR, ये भी हमें इसमें एलिवेटेड मिलेंगे, इंक्रीज्ड मिलेंगे। जैसे जैसे ग्लैंड डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, बढ़ती जाएगी डिजीज़, तो ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयड फेज आ जाएगा, इंशो करेगा। अब ये कंडीशन ज़्यादातर सेल्फ लिमिटेड होती है, जिसमें मोस्ट पेशेंट्स जो हैं वो यूथायरॉयड स्टेट की तरफ आ जाएंगे 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर। दैट्स इट। अब थर्ड टाइप है सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस। सब एक्यूट या लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस को हम साइलेंट या पेनलेस थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं। इन अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स इसका जो ऑनसेट है वो प्रेगनेंसी के बाद होता है, इसलिए हम इसको पोस्ट पार्टम थायरॉइडाइटिस भी कहेंगे। ये डिजीज़ जो है ज़्यादा लाइकली है कि ऑटो इम्यून इटियोलॉजी की हो, जैसा कि इसमें हमें सर्कुलेटिंग एंटी थायरॉयड एंटीबॉडीज़ मिलती हैं मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में। तो ये मोस्टली मिडिल एज की वुमेंस को ही अफेक्ट करता है, जो कि पेनलेस नेक मास के साथ प्रेजेंट करेंगी या फिर उनको थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस के फीचर्स होंगे। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म के जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे ऊपर। अब इनिशियल फेज़ इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस का ही होता है, जो कि लाइकली है कि सेकेंडरी थायरॉयड टिश्यू डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से थायरॉयड हार्मोन बढ़ गए हैं, रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद वही यूथायरॉयड स्टेट रिटर्न हो जाती है कुछ ही महीनों के अंदर। अब माइनॉरिटी ऑफ द अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कंडीशन इवेंचुअली आगे जाके प्रोग्रेस करेगी हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। हाइपो Except for the possible mild symmetric enlargement, the thyroid appears normal on the gross inspection. Histologic feature consists of lymphocytic infiltration, इसका नाम भी यही सजेस्ट कर रहा है lymphocyte, और हमें हाइपरप्लास्टिक जर्मिनल सेंटर्स भी मिलेंगे थायरॉयड के पैरेन्काइमा में। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट टाइप थी। लास्ट में रह गई अदर फॉर्म्स ऑफ थायरॉइडाइटिस, जिसमें है रिडल थायरॉइडाइटिस। ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है जो कि मैनिफेस्टेशन है IgG4 रिलेटेड डिजीज़